नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज का जन्मदिन विशेष। हमारे साथ आज हैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रोहन त्यागी। रोहन त्यागी का आज जन्मदिन है, उनसे जानेंगे किस राजनीति में क्यों आए, क्या उनका सामाजिक जीवन रहा है, क्या उनकी जिंदगी में कुछ घटनाएं घटी हैं। रोहन भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपका जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। मैं खोजी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह कार्यक्रम उन्होंने चलाया हुआ है जन्मदिन विशेष, और राजनीतिक या सामाजिक लोगों को अगर अपने जन्म दिवस पर समाज के साथ बातचीत करने का अवसर मिले तो ये मेरे ख्याल से सुखद बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, राजनीति में आए तो मैं सबसे पहले जानूंगा, राजनीति में आने का सफर कैसे शुरू हुआ? क्या पहले से तय था या एक एक्सीडेंटल होता है, कभी कभी कुछ घटना हो जाती है? तो राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई, राजनीति में ही क्यों आए? देखिए, ये एक्सीडेंटल कहा जाए या कहा जाए कि भाई क्यों हम राजनीति में आए। दरअसल जब हम पढ़ रहे थे उसी समय हमने कुछ सामाजिक चीज़ों को समझना, किताबों को पढ़ना, गांव देहात लोगों को समझना शुरू किया। हमने देखा बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आम आदमी की ज़रूरत है और आम आदमी को वो चीज़ें मिल नहीं रही है। मैं आपको बताऊं, मैं गाजियाबाद के IMS नोएडा कॉलेज में पढ़ रहा था और हमने झुग्गी बस्तियों में जाकर काम करना शुरू किया। युवा एक संगठन बनाया, जन जागृति युवा समूह के नाम से। और हम गए, हमने एक जगह देखा, एक झुग्गी में एक नवजात बच्चा पैदा हुआ था। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी स्थिति ऐसी थी, जब हम अंदर घुसे तो वो बच्चा, उस बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था और वो एक छोटे से उस कपड़े में था या बर्तन में था, मुझे याद नहीं है अभी तो। लेकिन सर्दी का मौसम था। उसकी माँ जो थी, जो उसके परिवार के लोग तसले में आग रख के एक जगह रखते थे, उसके बाद दूसरी जगह रखते थे, तो बच्चे को वहां रख देते थे। ये स्थिति थी उस समय की। हमने जो प्रयास हो सका हमने उनकी मदद की, क्षेत्र के लोगों को भी जो प्रयास हो सका वो मदद की, और ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से अगर युवा युवा शक्ति एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर इस तरह के कार्यों में लगे, समाज के साथ सीधे जुड़ाव में आए, तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं। आप छात्र जीवन में थे, उसी में एक मन में आया कि समाज सेवा की जाए। क्यों मन में आया, क्या वजह थी? देखिए, मैंने वही आपको बात बताई, वो बच्चे के बदन पे कपड़ा नहीं था, उस माँ के पास फ्रस्ट्रेट नहीं मिला था, वो सब चीजें, क्योंकि सरकार के हाथ में सब तंत्र होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबकी सुरक्षा सरकार के हाथ में है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को सुरक्षा और सुविधा मुहैया नहीं करा सकती तो सरकार किसी चीज की नहीं है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो उसी बदलाव को लाने के लिए युवा शक्ति के साथ एक इकट्ठा होकर हमने प्रयास किया, और सबसे पहले आम आदमी पार्टी, जो उस समय दिल्ली में संघर्ष कर रही थी, उसके साथ जुड़ाव हमारा हुआ। वहीं से हमारी राजनीतिक जीवन का शुरुआत। आपने कहा भी आम आदमी समाज सेवा के साथ जब आप राजनीति की तरफ आए, तो आम आदमी पार्टी को चुनने की वजह क्या थी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के विचारों के साथ हम सहमत थे कि आम आदमी के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, आम आदमी के हाथ में ताकत होनी चाहिए। और जिस तरीके से शुरुआत की गई थी आम आदमी को मजबूत करने की, आम जनता की सरकार होने की, जब तक वो बात रही हम उसके साथ रहे। लेकिन जैसे जैसे वो चीजें बदलती चली गई, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चीजें बदली, संजय सिंह जी के चुनाव प्रचार के साथ जिस तरह से चीजें बदली, वो मन कहीं ना कहीं दुख हुआ, पीड़ा हुई। वहां पर आम आदमी को ना कहकर एक विशेष आदमी की जब बातें होने लगी तो पीड़ा हुई हमें, और आम आदमी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ हमें काम करने का अवसर भी मिला, मौका भी मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से अखिलेश यादव संविधान की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए पूरे भारत में लड़ाई लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो ऐसी लड़ाई लड़ी है कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 5 साल शानदार सरकार चलेगी। मुझे लगा कि अगर युवा साथी, युवा नेता देश को मिले, जो जनता के हित की बात करे, जनता को साथ लेकर बात करे, संविधान की बात करे, सब लोगों को जोड़ने की बात करे, उसके साथ उसके कंधों को, उसके हाथ को, उसके शरीर को मजबूत करना चाहिए। तो अखिलेश यादव के आप हाथों को मजबूत कर रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया, जब आप पढ़ते थे तो एक मलिन बस्ती में एक बच्चे की जिस स्थिति की बात आपने की, यहाँ मुजफ्फरनगर में भी जब आप आए तो मदीना कॉलोनी, नसीरपुर की तरफ भी कुछ ऐसे ही हालात थे जिस पर आपको धरने पे बैठना पड़ा। क्या वजह थी, क्यों धरने पे बैठे थे, क्या उनकी मूलभूत समस्याएं थी? देखिए, वहां पर चूंकि आप लोग तो बहुत अच्छे से परिचित हैं उस क्षेत्र से, वहां पर कोई सुविधा ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा सुविधाओं का अभाव नहीं है, वहां सुविधाएं नहीं है। वहां पर बिजली के खंभों पर जो लाइट है वो घर के दरवाजे के इतने नीचे तक आई हुई है कि जब आप घर में घुसते हैं तो आपको सजदा करना पड़ता है। पहले पहले सर झुकाएंगे घर के नीचे और उसके बाद अंदर घुसेंगे।
वो इतने नीचे हैं, सड़कें नहीं है, गड्ढे हैं, उसके बाद बरसात का पानी, घर का पानी सब वहीं इकट्ठा होता है। इस भयंकर कोरोना महामारी के दौरान भी और डेंगू की बीमारी के दौरान भी, मलेरिया की बीमारी के दौरान भी वहां कोई सुविधाएं नहीं दी। तो आप धरने पे बैठ गए थे? वहां पर हमने उस क्षेत्र में 3 धरने प्रदर्शन किए। रुड़की रोड पर धरना प्रदर्शन किया, सड़क निर्माण पूरा करवाया। हाजीपुरा रोड पर धरना प्रदर्शन किया, चक्कर वाली सड़क, वहां पे सड़क पूरे करवाया। और नसीरपुर रोड है, वहां पर धरना प्रदर्शन कर और अनशन करके सड़क पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। मैंने आपकी शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई, धरने के लिए जाने जाते रहे, तो आपने भी मुजफ्फरनगर में आकर के धरने दिए, 3 धरने दिए, सक्सेसफुल रहे। देखिए वो एक विचारधारा है और मुझे नहीं लगता, देखिए भगत सिंह की एक विचारधारा थी, आज भगत सिंह नहीं लेकिन भगत सिंह की विचारधारा जीवित है। मैं उस विचारधारा के साथ जुड़ा था, आज भी मेरे अंदर वो विचारधारा जीवित है। जरूरी नहीं है कि, हो सकता है अखिलेश यादव जी या कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाए, लेकिन जिस विचारधारा के साथ हम पहली बार जुड़े थे वो विचारधारा तो मेरे पास आज भी जीवित है। मैंने अपना संघर्ष उसी तरह से शुरू किया और मैं अंतिम समय तक जनता के हित के लिए, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो अगर आप राजनीति में ना होते तो क्या कर रहे होते? नहीं, मैं राजनीति में अभी हूँ, लेकिन मैं साथ में जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के एक कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर राजनीति में ना होते तो क्या कर रहे होते? मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता, मैं बता रहा था पत्रकारिता को किस तरीके से करिए, बेहतर पत्रकारिता किस तरीके, और वो पत्रकारिता करिए जिसमें जनता का हित हो। देखिए हमें अपना रोज अच्छे से पढ़ा रहे होते, अब भी कोशिश यही कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन शायद सक्रिय पत्रकारिता में भी होते कहीं ना। तो राजनीति सवाल हल करके हम बात करेंगे आपसे। आपका जन्मदिन है, तो कौन सा खेल आपको पसंद है? कौन सा खेल आप खेलना पसंद करते थे? कौन सा खेल खेलते थे? देखिए खेल तो मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं तो एक क्रिकेटर ही रहा हूँ और वही जज्बा है वो मेरे राजनीति में भी आया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो वहीं से मेरे पास आई। मैं अंडर 14, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 22 यूपी से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। भुवनेश्वर मेरे साथ का खिलाड़ी है, एक ही साथ हमने शुरुआत की थी। बीकानेर में मैंने पहला अपना मैच खेला था। भुवनेश्वर कलकत्ता में टीम के साथ जुड़े थे तो कलकत्ता में डेब्यू किया था। पीयूष चावला के साथ भी सन 2000 में हमने एक कैंप किया था, जो हॉस्टल का कैंप होता था, कानपुर हॉस्टल जो है उसका एक कैंप हमने साथ ही में किया था। वो यूपी की टीम में रहे, हम उनके जूनियर रहे। प्रवीण कुमार के साथ काफी लंबे समय तक क्रिकेट खेले हैं। तो क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है और हमेशा रहेगा। तो क्रिकेट आप खेलते थे, कौन सा? क्या बैटिंग करना पसंद था, बॉलिंग करना पसंद था, या ऑलराउंडर के तौर पे आप जाने जाते? मैं बैट्समैन ऑलराउंडर था। बैटिंग मेरी पहली वो थी, लेकिन मैं लेग ब्रेक भी था। और मैं आपको बताऊं, जिस मैच में मैं खेला था बीकानेर में, उसमें मुझे विकेट कीपिंग करने का मौका मिला था, क्योंकि हमारा विकेट कीपर इंजर्ड हो गया था। तो क्या होता है कि जब एक बैट्समैन होता है, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज होती है आई इन करने के लिए विकेट कीपिंग। अगर वो विकेट के पीछे खड़ा हो जाए तो उसे सब पता रहता है कि किस तरह से बॉल मूव करेगी। तो यहाँ पे हमारे जो कोच थे मुजफ्फरनगर में और कानपुर में, उन्होंने कहा कि बैट्समैन को विकेट कीपिंग जरूर करनी चाहिए, पार्ट टाइम ही चाहे करे। तो विकेट कीपिंग पार्ट टाइम की थी, तो उसका श्रेय हमें ऊपर मिल गया जाके। लखनऊ जो मैच खेले बीकानेर में, तो कीपिंग भी करने का मौका मिला। बैट्समैन के तौर पे कौन सी ऐसी पारी है जो आपको याद हो कि आपने इतनी अच्छी तरह से पारी खेली, और कौन सा ऐसा शॉट है जो आप खेलना पसंद करते थे? देखिए शॉट तो कवर ड्राइव सबसे बढ़िया है। राहुल द्रविड़ को मैं, मेरे आदर्श राहुल द्रविड़ थे। सचिन तो सभी के आदर्श होते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ मेरे आदर्श थे। तो कवर ड्राइव मुझे सबसे अच्छा लगता था। और पारी कानपुर के ग्रीन पार्क में मैंने बहुत अच्छी इनिंग, मुझे लगता है, लेकिन रन तो मैंने कम ही बनाए थे, लेकिन मैंने अपने से बड़े एज ग्रुप के साथ मैंने वो मैच खेला था। और पहला मैच था, क्योंकि मुजफ्फरनगर के क्षेत्र से जब कोई जाता है तो हम यहाँ मैटिंग पे खेलते थे, मैटिंग होती थी उस पे खेल, वहां टर्फ विकेट मिलता था आपको। तो टर्फ पे बॉल स्किड करता है, तेज आता है, बॉल घूमता जाता है, तो वो सब अनुभव नहीं था, लेकिन हमने वो टेम्परामेंट दिखाया। और कानपुर हॉस्टल के साथ मैच था, पहला मैच मुझे खेलने का मौका मिला। जब मैं बैटिंग करके आया, मैं नॉट आउट उसमें रहा, तो मुझे बड़ा अप्रिशिएशन लोगों से मिला। और जब मैं अपने कैंप में गया, मुझे वहां भी बहुत अप्रिशिएशन मिला। उसी दिन से वहां पे नाम हो गया था कि रोहन त्यागी मुजफ्फरनगर से आया और कोई बैट्समैन है, बहुत ऊपर जाएगा। एक मैं इनिंग आपको बताऊं, वो ट्रायल चल रहा था, अंडर 15 का ट्रायल था। गोपाल शर्मा उस समय नेशनल टीम के सिलेक्टर थे। और वो सेशन ऐसा सेशन होता है कि भाई आपको 3 दिन लगातार बैटिंग करनी पड़ती है। ट्रायल मैच होता है, 700, 800, 900 लड़के जाते हैं। आखिरी के दिन मुझे लगातार 4 बार बैटिंग कराएगी। मैं जाता, पैड खोलता, तुरंत कॉल हो जाता, नंबर आइए रोहन पैड करो, ये करो।
आखिरी जब मैं बार बैटिंग करके आया, मुझे गोपाल शर्मा ने कहा, अरे छोटू, मैं चाहता था कि तुम्हारे बॉल लगे शट पे। मैंने बहुत आगे से लोगों को कहा लेकिन नहीं लगी। बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा सुखद पल था मेरे जीवन में। और क्रिकेट मेरे पिताजी का दिया हुआ है मुझे, तो उनके लिए वो उतना ही सुखद था। लड़ाई साथ लड़ी हमने बिल्कुल। तो अब क्रिकेट छोड़ा, क्यों छोड़ा? इंजरीज होती हैं, और जब फिजिकली आदमी फिट नहीं होता तो मेरे ख्याल से वो मैदान में काम नहीं कर सकता। तो फिजिकली मुझे लगा कि मैं फिट नहीं हूँ, तो मुझे ड्रॉप करना पड़ा। अभी आपने कहा आपके पिताजी भी शायद क्रिकेट जी खेलते जी थे, जी, तो क्या उन्हीं का पूरा पूरा वो है। वो दिन याद है अच्छे से, जब साइकिल पे पापा लेके जाते थे ग्राउंड पे। और मुझसे ज्यादा संघर्ष शायद पिताजी ने किया क्रिकेट को खिलाने के लिए मुझे। किस किस ग्राउंड पे खेलते थे? मुजफ्फरनगर तो स्टेडियम में प्रैक्टिस की, यही एकमात्र ग्राउंड था यहाँ पे। उसके बाद कानपुर चले गए तो कमला क्लब वहाँ पे था। कमला क्लब में, मेरठ में विक्टोरिया पार्क जो है, वहाँ पे प्रैक्टिस की। तो आपके पिताजी आपको क्रिकेटर क्यों बनाना चाहते थे? वो खुद भी क्रिकेटर रहे, वो खुद भी एक अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, और शौक था उन्हें क्रिकेट का। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने। अच्छा, आप भी चाहते हाँ, हैं मेरा बेटा क्रिकेटर बने। तीसरी पीढ़ी को क्रिकेट में लेके जी जाए? जी जी, मैं भी चाहता हूँ क्रिकेट, लेकिन ये सब स्टार्स हैं, गॉड है, वो बैठा हुआ है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। राजनीति में से अलग हट के, मेरा आप समाज सेवा भी की, राजनीति भी की, क्रिकेटर के तौर पे भी आप रहे। अभी हम सामाजिक रूप से बात करें, परिवार में सब लोग होते हैं, तो परिवार में कौन सा ऐसा व्यक्ति था आपके परिवार का जिससे आप प्रभावित रहे हों, आप चाहते हो कि उनके जैसा बन के मैं भी समाज में काम करूं? देखिए, हमारी माता जी जो है, वो हर तरह के कार्य में निपुण है। बहुत खुशी का काम होता है तो संतुलन बनाती हैं, बहुत दुख का काम होता है तब भी संतुलन बनाती हैं। तो माता जी हमेशा मुझे इंस्पायर करती हैं कि भाई देखो, बहुत खुशी का मौका हो तो बहुत साइलेंटली उस खुशी को आप खुश रहना चाहिए। तो बहुत दुख का बात हो तो लोगों को बहुत ज्यादा चेहरा दुखी नहीं दिखाना चाहिए। तो माता जी हमेशा इंस्पायर करती है। पापा तो भावुक हैं, जब गुस्सा होता है तो खूब गुस्सा करते हैं, हाँ, खुशी होती तो खूब खुशी तो होती क्या रोहन त्यागी भी अपनी मम्मी की तरह एक संतुलन बनाते हैं? है। बिल्कुल यही प्रयास है, यही प्रयास है। सरकार आएगी, निश्चित रूप से सरकार आएगी, तो आप देखेंगे कि जो हमारी कार्यशैली है वो बहुत ही एक सही रास्ते वाली कार्यशैली होगी। तो राजनीतिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, या अंडर एजुकेशन जब आप थे, कोई ऐसा संस्मरण आपके जीवन का हो जो आपको हमेशा याद रहता हो कि हाँ, मेरे साथ ये घटना हुई, या आपने किसी की मदद की हो, या किसी तरह भी कोई इंसिडेंट में जानना चाहूंगा। एक राजनीतिक जीवन का होता है, सामाजिक जीवन का होता है, एक निजी जीवन का होता है कि हमेशा हमें याद रहता है। तो कौन सा ऐसा संस्मरण है जो मैं जानना चाहूंगा आपको हमेशा याद रहता हो? देखिए, कई सारी चीजें हुई हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन में जब लोगों की मदद की जाती है और वो काम सफल हो जाता है, तो जो सामने वाले की जो चेहरे की खुशी होती है, वो ऐसा लगता है कि यार, ये आज हमने इनको क्या दे दिया। और कई बार तो भावुकता हो जाती है कि भाई वाह। कई बार ऐसी चीजें होती हैं भाई, कुछ बच्चों के एडमिशन हैं, हमने कोशिश किया, प्रयास किया, वो हो गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि छोटे बच्चे के साथ दुख दर्द था, हमने मदद कर दी तो काम हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब ये नसीरपुर वाली सड़क बनी थी, और कुछ बच्चियों ने आकर ये कहा था कि भैया, अब हम सड़क के बीच से निकल पा रहे हैं, देखिए बहुत अच्छे से, हमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। मुझे लगा था कि यार देखो, जो बच्चियां हैं वो भी चाहती थी कि हम सही जगह रहें, सही हमें भी एनवायरनमेंट मिले। और छोटा सा प्रयास किया, एक छोटी सी सड़क हमने बनवाई, और आज उनके चेहरे पे खुशी है। जब भी मैं उधर से निकलता हूँ तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और ये बात कहते हैं कि संघर्ष का साथी है, संघर्ष करने वाला लड़का है, बच्चा है। तो वो सबसे ज्यादा अच्छी खुशी की बात होती है, जब कोई कहते हैं ना कि भाई हाँ, ये संघर्ष करते हैं। नेता तो बहुत होते हैं, संघर्ष करने वाले लोग कम होते हैं। मैं प्रयास यही करता हूँ कि संघर्ष करता रहूँ। चेहरे पे जो मुस्कान लोगों के लाने के लिए काम करते हैं आप, लोगों के चेहरे पे मुस्कान रहे, तो रोहन त्यागी की मन में कभी मुस्कान आती तो क्या वजह होती है, कब आप मुस्कुराते हैं? बहुत सारी वजह होती है। जब भी बच्चों को देख के अक्सर मौका मिलता है तो मुस्कुरा। जैसे अभी एक बच्ची का जी न्यूज में सिलेक्शन हुआ है, तो वो जब आई थी उसने कहा था कि सर, मैं LLB करना चाहती हूँ, मेरा जो ध्येय है वो IAS PCS का है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा आप IAS PCS की तैयारी करिए, लेकिन लॉ के साथ साथ अगर जर्नलिज्म करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जर्नलिज्म में हम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं जो सामाजिक चीजों को, क्योंकि IAS PCS का काम भी समाज के साथ ही जुड़ना होता है।
तो उसने उसे लगा, उसके फादर को शायद लगा, उन्होंने एडमिशन दिलाया। आज वो ASPCS की तैयारी भी कर रही है और उसका जी न्यूज में बहुत अच्छे हैंडसमली उसका मेन ऑफिस में हुआ है, सेक्टर 16 में, फिल्म सिटी में। तो अब उसका फोन आया कि सर मेरा हो गया और आप ही की वजह से हुआ है सर, आपने देखिए मुझे कहा था। तो वो बहुत खुशी देने वाली बात होती है। वो पल ऐसा लगता है कि वाह कितना बढ़िया काम हो गया। जब अकेले में होते हैं, मन खुश होता है, तो कौन सा गाना गुनगुनाना पसंद करते हैं आप? तो गाने तो बहुत हैं। फिर भी गाने तो देखिए, गुलाल फिल्म आई थी, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ये गीत मुझे बेहद पसंद है, इसको भी मैं गुनगुनाता हूँ। जिंदगी की क्या रीत है, हार के बाद ही जीत है, ये गीत भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे गीत हैं। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाज़ कातिल में। तो ये सब गीत है जो चलते रहते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, आपका जन्मदिन है, एक समाज में जिस तरह से एक माहौल बना रहता है, समाज में क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि लोगों के बीच आपस में प्रेम भाव बना रहे, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करते रहे, समाज एक एक अपनी तरफ से कोई एक संदेश, छोटा सा संदेश खोजी न्यूज के माध्यम से आपके जन्मदिन विशेष पे लोगों को उपहार स्वरूप आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, तो एक ऐसी बात मैं कहना चाहूंगा कि देश संविधान से चलता है और तमाम नेताओं को इस बात का पता होना चाहिए कि ये देश लता मंगेशकर का देश है, मोहम्मद रफी का भी देश है, मौलाना आजाद का देश है, तो महात्मा गांधी का भी देश है, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सुनील गावस्कर का देश है। कोई भी ऐसी क्षेत्र नहीं है जहां हिंदू और मुसलमान ने बराबर का सहयोग न दिया हो। आज मैं कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से कि वो इस बात को समझे कि जब तक हम साथ खड़े हैं तब तक कोई देश हमारे पे निगाह नहीं डाल सकता, लेकिन अगर हम अलग अलग खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से विदेशी ताकतें हमें फूट डालने का काम करेगी। तो हिंदू और मुसलमान जैसे सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान ने देश को आज़ाद दिलाने के लिए एक साथ खड़े रहे, लड़ाई लड़ते रहे, ऐसे हम लोगों को एक साथ इस देश को गुलिस्ता बनाना है जिसमें हरा रंग भी हो, गुलाल भी हो, केसरिया भी हो। तभी ये देश महान बनेगा और तभी ये देश विश्व गुरु भी बनेगा। तो ये थे रोहन त्यागी जिन्होंने बताया कि हर कलर अगर इस देश में रहेगा तभी ये विश्व गुरु बनेगा। क्रिकेटर से लेकर समाज सेवा और राजनीति के मैदान में मजे हुए खिलाड़ी की तरह काम कर रहे रोहन त्यागी को जन्मदिन की एक बार फिर से बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद खोजी न्यूज का, राशिद भाई आपका भी, आपने इतने प्रेम से बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।